नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये 7 नंबर टेस्ट सीरीज होगा आपका 7 नंबर टेस्ट सीरीज होगा जिसमें आपको ज्योग्राफी के आसान से लेकर के कठिनतम सवाल मिलेंगे। अधिकांश सवाल जो है इस पेपर का बंधुओं वो आपका कैसा है, तो वो आपका आसान स्तर का सवाल है, आसान स्तर का सवाल है और मध्यम स्तर का सवाल है। लेकिन कुछ सवाल कठिन और कठिनतम में भी आते हैं। पेपर मिक्स किया गया है, इसलिए आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि शुरुआत के 10 क्वेश्चंस को देखकर ऐसा कभी भी अनुमान नहीं लगाना है कि पूरा पेपर कठिन होगा या पूरा पेपर आसान होगा। पेपर के अंत भाग में अच्छे सवाल हो सकते हैं जिसको आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, या फिर हो सकता है बीच के भाग में वो सवाल हो। इसमें कितने कट ऑफ बनने चाहिए? 85 से 90 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए। उससे ज़्यादा भी कई सारे बच्चों के आएंगे, क्योंकि सवाल इस तरह के रखे गए हैं, अधिकांश सवाल जिसको आसानी से आंख मूंद करके हल किया जा सकता है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। सोर्स क्या क्या पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी के लिए? तो दृष्टि आईएएस की क्विक ज्योग्राफी जो बुक आती है, एकमात्र बुक अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो पीटी और मेंस में आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे पैसा नहीं मिलता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बेहतरीन बुक। कई सारे बच्चे महेश बर्नवाल भी पढ़ते हैं। कंटेंट के मामले में मुझे दृष्टि सही लगता है, हो सकता है आपको महेश बर्नवाल सही लगता। अब बुक मत चेंज कीजिएगा। प्रीलिम एग्जाम से 2 महीना पहले जो पढ़ रहे हैं उसी को डिटेल में पढ़ जाइए, घटना चक्र को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाइए और लूसेंट लगा लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दक्षिण भारत की गांडीकोट घाटी जो है, गांडीकोट घाटी, ये निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित है? बहुत सारे बच्चों ने जीवन में पहली बार इस प्रकार की घाटी का नाम सुना होगा। क्या इस सवाल को आपने पहले कभी देखा है? आपको पता है इस घाटी के बारे में? पता है तो इसको हल कीजिए, नहीं तो हमेशा इस प्रकार के सवालों को स्किप कर दिया कीजिए जिसमें बिल्कुल ही अनजाना सा नाम हो, जो कभी सुना नहीं है और सीधा सीधा सा फैक्ट है। अगर आपको पता है तो आप करेंगे, नहीं पता है तो गलत कर देंगे। कुछ इसमें एनालिसिस नहीं है, कुछ सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारी घाटियाँ हैं जो नदियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पेनार नदी है। गांडीकोट घाटी जो है आंध्र प्रदेश के करप्पा जिले में स्थित है। यह गहरी और सुंदर घाटी पेनार नदी द्वारा निर्मित हुई है, जो वहाँ की चट्टानों को काटते हुए बहती है। इसे दक्षिण का ग्रांड कैनियन भी कहा जाता है। ग्रांड कैनियन भी इसको कहा जाता है, ग्रांड कैनियन ऑफ साउथ इंडिया इसी घाटी को कहा जाता है, जो अद्भुत दृश्य आपके सामने प्रकट करेगा। अद्भुत दिखता है ये। हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग किस देश के सहयोग से भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये यूएसए के सहयोग से 1958 में ये स्थापित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट नामक जगह पर इसको स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य में भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? ये सब तो आसान सवाल हुए, ये सब सवाल आपके गलत कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर ये सवाल भी आप गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने उद्योग धंधे वाले ज्योग्राफी वाले चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो भी ये फैक्ट है, लूसेंट में पढ़ेंगे तो भी ये सवाल है, घटना चक्र का एमसीक्यू उद्योग धंधे से प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये सवाल है, आप दृष्टि एमसीक्यू करेंगे उसमें भी सवाल है। हर जगह ये सवाल दिखता है आपको। अगर आप फिर भी इसको गलत कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में है ये, डी इसका उत्तर हो जाएगा। पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी झील सूखकर रेगिस्तान में बदल गई है? तो ये फुगरबाइन झील है। फुगरबाइन झील है माली में स्थित एक झील है जो सूखे और नदियों के मार्ग बदलने के कारण से सूख गई है और रेगिस्तान में बदल गई है। माली एक देश है जो पश्चिम अफ्रीका का देश है, उसी में ये झील मौजूद है, जिसकी नदियों इसमें बह कर के अपना पानी गिराती थी, वो चूँकि सूख गए, उस पर अलग तरीके से मानवों ने बस्ती बना दी, इसलिए पूरा पूरा झील ही सूख गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योग में से किस एक में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो इसमें से जो है सबसे ज़्यादा काष्ठ से कागज़ बनाने के उद्योग में जल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कागज़ को, जो पेपर आपके पास में है, इसको बड़ा ही पर्यावरण के खिलाफ माना जाता है। पेपर को अगर आप जलाते हैं तो पेड़ कटते हैं, चूँकि एक एग्जामिनेशन हॉल का पेपर तैयार करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और उस पेपर को बनाने में भारी मात्रा में जल का भी उपयोग होता है। तो यानी कि इन दोनों कारणों से कागज़ और काष्ठ उद्योग को जो है, काष्ठ से कागज़ उद्योग जो है, लकड़ी से कागज़ उद्योग, इसको
पर्यावरण के हितैषी नहीं माना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसे 1 टन कागज़ के उत्पादन हेतु 22 टन कच्चे माल और बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल यानी कि लकड़ी, ये विशेष प्रकार की लकड़ी होती है बंधुओं, जो पहाड़ी भागों में पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में, खास तौर से कनाडा जो है वहाँ पर बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? वेनिस शहर क्या है? वेनिस शहर है इटली में एक शहर है जो पानी के ऊपर बसा हुआ शहर है, पुल, लकड़ी और इन्हीं से बनाए गए घरों का शहर है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। पूरा शहर ही एक म्यूजियम के जैसा प्रतीत होता है। काफ़ी महंगा शहर भी है, इटली का है वो, वेनिस है, बहुत ही खूबसूरत सा। लेकिन उसमें भी एक संकट उत्पन्न हो गया था जब यहाँ पर जो नहरें बहती हैं, चूँकि यहाँ पर रोड नहीं है एक भी, यहाँ पर ट्रेन नहीं चलते हैं, यहाँ पर बसें नहीं चलती, ऑटो नहीं चलता है, केवल नाव के द्वारा ही आप अपने घर से बाहर निकल करके पूरे शहर में जाते हैं। तो वो वेनिस शहर जो है, यहाँ पर जब पानी की कमी हो गई थी तो ये पूरा शहर चलने लायक नहीं हो गया था। कुछ समय पहले की ही बात है। तो उत्तर का वेनिस किसको कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, इसी को कहा जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अनेक नहरें, जलमार्ग और पुल विद्यमान है। बहुत ही खूबसूरत सा रूस का ये शहर है। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ के पत्ते का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों? अब इस सवाल में आप दिमाग लगा सकते हैं। शुष्क क्षेत्र, सूखा क्षेत्र, राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका या बिल्कुल ही सूखा हुआ क्षेत्र, तो वहाँ पर कांटेदार पेड़ होते हैं। वहाँ पर किसी भी पेड़ में आपको बड़ी बड़ी पत्तियाँ नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? वाष्प उत्सर्जन कम होता है, पेड़ को जल संरक्षण करना होता है, इसलिए वहाँ पर मुलायम, कांटेदार और गहरे जड़ वाले पेड़ होते हैं, जिनके जड़ बहुत ही गहराई तक जाता है पानी की खोज में। इसलिए गहरे जड़ वाले पेड़ जो होते हैं, बिना पत्तियों वाले या बिल्कुल छोटे पत्तियों वाले कांटेदार पेड़ जो होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? तो ये शुष्क रेगिस्तान इस इलाके में होते। क्यों होते हैं? वाष्प उत्सर्जन का दर घट जाए, वाष्प उत्सर्जन ना हो, इसी कारण से होता है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 6080 फीट के बराबर होता है। बहुत ही वाहियात सवाल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैंने आपसे मीटर में नहीं पूछा है, मैंने किलोमीटर में नहीं पूछा है, मैंने आपसे फीट में पूछा है। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है, अगर आपको ये पता था एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर और किलोमीटर को आप मीटर और मीटर को फीट में बदल सकते हैं, तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते थे। नहीं तो हमेशा ही इस प्रकार के सवालों को स्किप करना चाहिए, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसका उत्तर डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष और वाइसराय के काल में हुई थी? तो चूंकि रेलवे चलना तो डलहौजी के समय में ही शुरू हो गया था बंधुओं, डलहौजी के समय में। लेकिन रेलवे बोर्ड स्थापित हुआ है कब? तो 1905 ईस्वी में करजन के समय में इसको स्थापित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको पर्वत, पहाड़ और ऊंचाई मीटर में। धूपगढ़, कलसूबाई, कुंद्रेमुख और दोदाबेट्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। अगला है कलसूबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1646 मीटर। कुंद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है भाई 1892 मीटर। और डोडाबेट्टा सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट का, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु का सबसे ऊंचा बिंदु यही है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अगर आप इसमें एक काम करते कि भाई आप मैच करके देखते कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला डोडाबेट्टा किससे मैच हो रहा है, तो कम से कम डी का 1-1 में तो मैच कर ले जाते हैं, बाकी ऑप्शन में एलिमिनेट करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से सोच सकते हैं। देखिए, मिलान वाला क्वेश्चन अगर आता है आपके भी एग्जामिनेशन में, तो हमेशा ही कोशिश कीजिएगा कि उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें 4 में से अगर आप कुछ विश्लेषण करके, कुछ सोच के, कुछ समझ के, कुछ फैक्ट याद करके एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर चांस होता है कि आप सही ऑप्शंस निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसमें बिल्कुल चारों ही नहीं पता, तो फिर उसको टच नहीं करना है। अगला सवाल है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो आपको पता होगा कि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल। सिक्किम छोड़ करके जो नॉर्थ ईस्ट के जितने 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर हैं, उन सभी से घिरा हुआ है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, ये ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, ख़ासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम छोड़ करके, उन सभी की सीमाएं असम से लगती है। असम का कैपिटल क्या है? ये तो पता होना चाहिए बंधुओं। अगला सवाल देखिए क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये भगवान शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो आप घूमते हैं तो इसको परिक्रमा कहा जाता है ना, इसको परिक्रमण कहते हैं। इसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। मंदिर का परिक्रमा करते हैं ना, जैसे हज यात्री जाते हैं तो वहाँ पर परिक्रमा चारों तरफ घूमते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परिक्रमा का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें भी कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। घूर्णन किसको कहा जाता है, तो अपने अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी, उसको घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी जो गोल गोल घूमती है, जैसे लट्टू घूर्णन करता है अपने एक्सिस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दोनों ही गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है। पृथ्वी के जितने महाद्वीप हैं उनको आकार के हिसाब से सही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो सकता है भाई, तो एशिया महाद्वीप अपना सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और सबसे अंत में जो है वो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे अंत में आता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो एकमात्र है कौन सा, तो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा जैसे मिस्र वगैरह से गुजरती है, विषुवत तो आपको पता ही होगा बहुत सारे देशों को गुजरती है। नीचे आ जाएंगे तो मकर रेखा भी गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है बीच में किस देश में मिलते हैं, तो पनामा नामक देश के पास है। पनामा नहर का भी निर्माण किया गया है। यहीं पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का मिलन बिंदु भी है और डिवीजन बिंदु भी यहीं पर है। ओके, अगला सवाल है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। सीधी और चौड़ी अगर होगी तो पोताश्रय कैसे आसानी से बन पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ पर पहला सत्य हो जाएगा। सीधी और चौड़ी नहीं है, बल्कि दंतुरित, कटी फटी है, और इसी कारण से वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह कई सारे बनाए जा सकते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप जो है द्वीप जैसा है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसा एक ही है, वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर ये है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो वह है यूरोप। यूरोप के अधिकांश जगह जो हैं वो 3 भाग जल से घिरे हुए हैं। जैसे स्पेन को ले लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर कई सारे देश हैं, तो यहाँ पर भी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर भूमध्य महासागर है, 3 तरफ से हो गया। इटली वाला भाग भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। पूरा यूरोप भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूरोप को। यूरोप को कहा जाता है, जरूर ही ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अफ्रीका, आल्प्स पर्वत यूरोप, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका, डेकेसबर्न पर्वत ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये अफ्रीका में नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, और डेकेसबर्न पर्वत अफ्रीका में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। यूराल ज्वालामुखी पर्वत है, वॉसजेस पर्वत ब्रांसोस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, और फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, ये जापान में है। अद्भुत सा सुंदर सा जगह है ये। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा तो सही है भाई, चौथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौथा भी ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। जापान में कहाँ से वलित पर्वत आ जाएगा, वो दरअसल में ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। माउंट किलिमंजारो भी ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका में विषुवत के ठीक बगल में है ये, और यहाँ पर 5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई के कारण से यहाँ पर बर्फ़ जमे होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऊंचाई पर स्थित है जगह, यहाँ पर बर्फ़ जमे होते हैं विषुवत के ठीक बगल में, उतनी गर्मी में भी। क्यों, क्योंकि ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं द्वारा अलग होता है। तो अफ्रीका कैसे अलग होता है, तो भाई जिब्राल्टर की जल संधि के द्वारा। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जिससे जुड़ता है, उसी जल संधि के द्वारा अफ्रीका अलग होता है यूरोप से। और किससे अलग होता है, तो भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है। भारत में दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, तो यह
प्रवाह का परिणाम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सुमेलित करना है, विस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब, इनको मैच करना है। रावी चिनाब, रावी ब्यास, ब्यास सतलज, चिनाब और झेलम से इसको मैच करना है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का 3 विस्त दोआब का यानी ब्यास और सतलज हो जाएगा। विस्त बौ और सौ, ब्यास और सतलज। बारी दोआब यानी कि क्या हो जाएगा? तो रावी और ब्यास हो जाएगा। बारी यानी कि रावी और ब्यास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरे का मैच क्या हो जाएगा? दूसरे का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और इसी तरह से डी का चाज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है? चाज, चिनाब और झेलम, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। बारी, इसमें क्या है? रावी और ब्यास, कभी भूलेंगे नहीं। रचना, तो रावी और चिनाब, रॉ और चौ आ रहा है, इस प्रकार से याद कीजिएगा इसको। हगरी सहायक नदी है किसकी? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी का नाम है हगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश से बहती है। इसका दूसरा नाम वेदवती है। वेदवती किस नदी का दूसरा नाम है? तो है इसी नदी का दूसरा नाम है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर पर्वत श्रेणी जो है, कैमूर पठार की श्रेणी है दरअसल में। इस श्रेणी के कारण से जल विभाजन हो जाता है किसके बीच में? तो सोन नदी के बीच में और नर्मदा नदी के बीच में। ठीक है। कश्मीर पहलगांव किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया था। लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 दिन पहले जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया उसमें पढ़ाया हुआ था। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बिहार स्पेशल का सवाल लीजिए। संथाल परगना भागलपुर में भी लगता है और उसके उस तरफ ही लगता है। पूछा जा रहा है कि हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी के तट पर सबसे बड़ा जनजातीय मेला इसको माना जाता है। संथालों का सबसे बड़ा जनजातीय मेला माना जाता है। वैसे भी ट्राइब का आधार पर सबसे बड़ा मेला है ये। निम्न से किसके नज़दीक श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है भाई? तो यह पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में है, उसी के नज़दीक में स्थित है। कौन सा? तो श्रीहरिकोटा, जो इसरो का प्रक्षेपण स्थल भी है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है? जिस प्रकार से समुद्र में द्वीप होते हैं बंधुओं, क्या होता है द्वीप भाई? चारों तरफ से समुद्र है, बीच में एक छोटा सा स्थल आ गया है। उसी प्रकार से एक नदी बह रही है जो बहुत ही बड़ी है, ब्रह्मपुत्र, और इसके बीच में एक लैंड एरिया है जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है। असम में है ये और 2017 ईस्वी में इसको माजुली को क्या तो जिला घोषित कर दिया गया था 2016 में। और एक चीज़ है, यह एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैसे बिहार में भी है, गंगा जी पटना के समीप में राघोपुर नदी द्वीप है जो बिहार में नदी द्वीप है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में है ये, ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये यही जगह हो सकता है भाई जहां पर तीनों आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला सवाल है, एक्स ने हाल ही में खारदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। उसने निम्न से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया है? मिस्टर एक्स हैं या मिसेज एक्स मान सकते हैं आप। तो इन्होंने इतने सारे जगहों का दौरा किया है, तो पूछा जा रहा है कि किस स्टेट का इन्होंने दौरा किया है। तो ये अभी लद्दाख घूम रहे हैं, अच्छी बात है, घूमिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 455 मीटर ऊंचा माना जाता है कुचिकल को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है धारावार क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें हैं। ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सी विकल्प गलत है, बाकी ए, बी और डी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों का अपरदन से हुआ है। इसका सर्वाधिक विकास कर्नाटक में हुआ है और ये चट्टानें खनिज संसाधनों से परिपूर्ण हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी गलत दिया हुआ है। यहाँ पर अवसादी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? यह है चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है, चौ से चंबल, चौ से चूलिया। इसका आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में है ये। मेघालय पठार संरचनात्मक दृष्टि से निम्न से किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये भारत है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है यही यहाँ पर जाकर के मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया श्रेणी की पहाड़ियाँ जो हैं वो इसी का भाग हैं। यहाँ पर मालदा गैप और गारो गैप के जरिए
यहाँ पर मिट्टी के कारण से नदियाँ बह रही हैं, मिट्टी और नदियाँ यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन जब उसको खोद करके आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर पाठार ही मिलेगा, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पाठारी प्रदेश से मेघालय भी जुड़ा हुआ है, इसी का हिस्सा है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, निम्न से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई? तो ये होगी माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में बिंद श्रेणी से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा गुजर रही, इसको 2 बार काट देती है। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इसका विस्तार पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटी को तराई कहते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच के भाग को तराई कहा जाता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 तो सही है, 2 तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, 2 तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच की समतल संरचना घाटी को दून अथवा द्वार कहा जाता है। दून अथवा द्वार कहा जाता है। दून अथवा द्वार कहा जाता है। जबकि शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक जब खत्म हो जाता है तो उसके निचले भाग को तराई कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा कारक आवश्यक रूप से किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? जलवायु कहीं पर भी इस कारक से प्रभावित नहीं होती, इसके कारण से चेंज नहीं होती। वो है देशांतरीय स्थिति। तो एक देश है जिस पर देशांतरीय स्थिति है अलग अलग, तो उसके कारण से जलवायु प्रभावित नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बल्कि अक्षांशीय स्थिति यानी कि ऊपर होगा कोई नीचे होगा तो प्रभावित हो सकती है, लेकिन देशांतरीय स्थिति के कारण से कोई जगह यहाँ पर है और कोई जगह यहाँ पर है, इस कारण से दोनों का जलवायु अलग अलग हो जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। सुमेलित कीजिए गोकक, चचाई, चित्रकोट और कुचिकल। अब इसको मैच करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। गोकक जलप्रपात घाट प्रभा, चचाई बिहार नदी मध्य प्रदेश, चित्रकूट इंद्रावती नदी, कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? इसका मुख्य विस्तार उत्तरी मैदान भाग में पाया जाता है। ये यहाँ पर गलत है। आप जिस घर पे अभी रह रहे हैं उत्तर भारत के मैदान में, बिहार में, यूपी में, क्या वहाँ पर लाल मिट्टी है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता भाई। उत्तर भारत के मैदान में लाल मिट्टी उसके नीचे जरूर पाया जाता है जहाँ पर पठारी प्रदेश शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत दिया हुआ है। बी गलत दिया हुआ है। निम्न युग में से कौन सा गलत सुमेलित है? उड़ी परियोजना चिनाब नदी, बगलिहार परियोजना झेलम, पोचमपाद परियोजना गोदावरी, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी। इसका आंसर उड़ी परियोजना चिनाब नदी हो जाएगा। निम्न से किस राज्य से किलीवेली झील का संबंध है? तो डी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य से किलीवेली झील का संबंध है, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1863 ईस्वी में हेनरी लेविंग ने करवाया था। एक अंग्रेज था जिसने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित दर्रों से किसमें से होकर लेह जाने का रास्ता मिलता है? तो जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसमें से होकर श्रीनगर से लेह का रास्ता इसी से होकर के गुजरता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जिलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है भाई? ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है जिलेपला दर्रा। यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा, जो क्या है तो ये तिब्बत है, तिब्बत का कैपिटल है ल्हासा। तिब्बत को सिक्किम से जिलेपला दर्रा ही जोड़ता है। यहाँ चुम्बी घाटी भी स्थित है। चुम्बी घाटी भी यही है, यहीं पर यह दर्रा स्थित है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ताप में अंतर, तापांतर, दैनिक तापांतर कहाँ पर होगा? जहाँ पर रात में बिल्कुल ठंडी हो जाए और दिन में बिल्कुल गर्मी हो जाए। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा भाई? मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाएगा, क्योंकि रेत जो होता है, कोई भी चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी भी वो हो जाएगी। यही वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो यानी कि रेत जो है ये दिन में तप जाती है और 50 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाएगा। वहीं रात में आपको एक पतली सी चादर ओढ़ना पड़ सकता है। वहीं सहारा के रेगिस्तान में तो रात में आपको रेशमी कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं ठंड के कारण से, क्योंकि अत्यधिक ठंड हो जाती है। रेगिस्तानी इलाकों में भी यही होता है, वहाँ पर रात में आपको ठंड लग सकता है, ठंड लगने लग जाता है, एक पतली सी चादर आपको ओढ़नी पड़ जाती है। इसी कारण से यहाँ पर ताप का अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है। दिन में तापमान बहुत ज़्यादा और रात को बहुत ही तापमान कम हो जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह हो जाएगा। ये शीत मरुस्थल का इलाका है, लेह हो जाएगा, लद्दाख लेह। तो वो वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, नहीं के बराबर वर्षा होती है।
अगला है सवाल कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है, अधिक से कम की ओर जाना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन आ जाता है, लेकिन निष्क्रिय गैस है ये, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से यही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। अंतरिक्ष में देखिए परसेंटेज भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी गैसों 0.04% में शामिल हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत पर प्रवेश करने ही जलने लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा मध्यमंडल में। जैसे ही प्रवेश करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन उनमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण से पृथ्वी पर तक पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं बचता है और पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुँचता इसके कारण से, अगर उल्कापिंड का साइज कम है तो। आर्कियोजोइक महाकल्प की चट्टानों में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में हुई थी। बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आज से 4 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, जबकि आज से 1.5 अरब वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति का समय माना जाता है। इसी महाकल्प में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आर्कियोजोइक महाकल्प में ही सागर में हुई थी, इसीलिए इस समय जीवाश्म नहीं है। इसमें जीवन की उत्पत्ति शुरू ही हुई थी, इसके पश्चात से सारे जीव जंतु बनने शुरू हुए हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सत्य कथन को चुनें। पृथ्वी का औसत द्रव्यमान, औसत घनत्व, डेंसिटी जो है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। प्रेशर बढ़ने से घनत्व वृद्धि होती है। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लीजिए रुई है ये, इस पर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा दीजिए तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम होगी, बढ़ सकती है भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी। गहराई बढ़ने के साथ तापमान वृद्धि होती, बिल्कुल सही है। पृथ्वी में जितना नीचे आप जाते जाएंगे तापमान उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर तापमान कम होते हैं, वहीं पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, कच्छ के पास में। भारत की संसद द्वारा किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। 2005 में पारित किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत प्रधानमंत्री सर्वोच्च निकाय होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके पश्चात से सीएम आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, डीएम आता है। 3 स्तरीय संरचना बनाया गया था। निम्न से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये है कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी है। बिल्कुल आसान सवाल। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट की दूरी होती है। 5.5 फीट की दूरी होती है, 5.5 फीट की दूरी होती बड़ी लाइन के पटरियों के बीच में। निम्न से कौन सा बंदरगाह नदी मुख पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पैराडीप। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है पैराडीप बंदरगाह, नदी महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह गहरा बंदरगाह एवं इसका पोताश्रय लैगून सादृश्य दिखता है यहाँ पर। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। आए दिन यहाँ पर अटैक होते रहते, बलूचिस्तान प्रांत में है ये। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह के विकास के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और CPEC का एंड पॉइंट यही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यही बंदरगाह से जाकर के एंड हो जाता है। कौन सा युग्म गलत है? तो मीनाम का मैदान इंडोनेशिया गलत दिया हुआ है। मीनाम का मैदान थाईलैंड में स्थित है। तारिम बेसिन चीन में है। इरावदी का मैदान म्यांमार में है और डेन्यूब का मैदान नाइजीरिया में स्थित है। क्षोभ से डेन्यूब नहीं, डेन्यूब तो यूरोप में बहती है। डेन्यूब नदी जो है ये यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है जो रूस से होकर बहती है। वोल्गा है ना। डेन्यूब यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी है। रूस को अलग कर देंगे तो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नदी डेन्यूब है। डेन्यूब यूरोप में है, ये डेन्यूब लिखा हुआ है। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्षोभ मंडल ओजोन मंडल को अलग करता है। बिल्कुल नहीं, ओजोन मंडल कोई मंडल है ही नहीं। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है, जिसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ तापमान लगभग में स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, इसीलिए इसी के आसपास से विमान उड़ते हैं ताकि उनको कोई नुकसान न पहुँचे। निम्न से कौन एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकसेस पर्वत, काला सागर आदि एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं, जबकि लाल सागर, स्वेज नहर आदि एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाते हैं। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी ईरान में स्थित है। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। दूसरा तो सही हो जाएगा। कुर्दिस्तान जो है ये इराक में स्थित है। कुर्द लोग जो हैं एक लोग भी होते हैं
मतलब कि एक समुदाय है कुर्द, जिनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया था। आपने सुना होगा कि इराक में जब आतंकवादियों ने अटैक किया था ISIS ने, तो उस दौरान कुर्दों का बड़े स्तर पर शोषण किया गया था, मार दिया गया था, नरसंहार किया गया था। कुर्दिस्तान बनाने की भी बात करते हैं ये लोग, जिसमें तुर्की के कई सारे इलाकों को अलग करने की बात करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बुरुंडी, बुजुम्बरा, गलत सुमेलित आपको पहचानना है। बोत्सवाना, गैबोन, मालावो, सियरा लियोन, फ्री टाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैबोन। लिब्रेविल हो जाएगा गुएना, मालावो हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देश और कैपिटल लिखा हुआ था। निम्न से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी हैं? नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा यानी कि हिमोड के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा, और हवाओं के द्वारा, जल के द्वारा, इनके द्वारा अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अपरदन के फलस्वरूप, हवाओं के चलने के कारण, हिमोड के पिघलने के कारण अलग अलग आकृतियों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। इससे जुड़े हुए सवाल 67 में, 68 में, 69 में पूछे गए हैं, आपसे इसीलिए पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, 1 2 3। ये किसके द्वारा बनते हैं? तो ये स्थलाकृतियाँ नदियों द्वारा बनते हैं। इसका आंसर 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित स्थलाकृति कौन से हैं? मटेरियल डिपोजिटेड बाय रिवर्स, कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ पंख, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः नदियों के अपरदन, कटाव के फलस्वरूप निर्मित होती हैं, न कि निक्षेपों से बनती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जलों के द्वारा। भूमिगत जल जो हैं, जो भौम जल होते हैं, जब वो पृथ्वी के नीचे कटाव करने लग जाता है अपरदन के कारण से, तो वहाँ पर भूमिगत जल का द्वारा काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्न से किस देश में है? तो यह है चिली देश में है। चिली देश में है। ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। पृथ्वी के ऊपरी निम्न काष्ठ के बीच के घनत्व संबंधित असंबद्धता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोनोराड। कोनोराड कहा जाता है। ऊपरी तथा निम्न काष्ठ जो क्रस्ट होते हैं उनके बीच में जो परत होता है, उसी परत को क्या कहा जाता है? तो कोनोराड कहा जाता है। पृथ्वी का निर्माण पहला टॉपिक है ज्योग्राफी का, वहीं से सवाल पूछा गया था। कोनोराड होता है, लेहमन होता है, रिपेटी होता है, मोहो होता है, अलग अलग संबद्धताएं हैं, जिसमें से कोनोराड जो है ये ऊपरी तथा निम्न क्रस्ट के बीच में बनते हैं। कौन सा गलत सुमेलित है? ग्रेट जलप्रपात, पोटोमैक नदी, सैलीली जलप्रपात, कोलंबिया नदी, हुंडरू जलप्रपात, सुवर्णरेखा नदी, विक्टोरिया जलप्रपात, नाइजर नदी। इसका आंसर हो जाएगा डी, विक्टोरिया जलप्रपात गलत दिया हुआ। A B C सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, न कि नाइजर नदी पर। क्या ये सवाल आपको आ नहीं रहा था? आ रहा था, कन्फ्यूजन में आपने गलत किया होगा। निम्न से किसे पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस है। जहाँ जाता है बाकी सबको बर्बाद कर देता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। जल शोषण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये वृक्ष अपने आसपास की ज़मीन की नमी और जल को तेज़ी से उच्च मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण बाकी के जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं वहाँ पर। उच्च उष्णकटिबंधीय प्रदेश के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू परिणाम है किस चीज़ का? तो अभिवहन का परिणाम है। वायु के क्षैतिज संचलन, यानी कि क्षैतिज रूप से संचलन जब होता है वायु का, उसी कारण से अभिवहन कहते हैं, उसको अभिवहन कहते हैं, और इसी कारण से वहाँ पर लूएँ चलती है। मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाले भिन्नता केवल अभिवहन के कारण ही होते हैं। वायु का ऊपर उठना और नीचे गिरने के कारण से मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। किसी वस्तु के सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के कितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो, जैसे बर्फ की परत है, बर्फ पर सूर्य के प्रकाश पड़ रही है तो अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये चमकीला सतह होता है। धान का खेत है तो वहाँ भी परावर्तन हो जाएगा। वहीं पर काली मिट्टी है, क्या वहाँ पर परावर्तन हो पाएगा? परावर्तन नहीं होगा। तो इसका एल्बिडो ज़्यादा है, परावर्तनीयता ज़्यादा है, और वहीं पर बर्फ़ का एल्बिडो तो ज़्यादा है, वहीं पर जो काली मिट्टी है उसका एल्बिडो कम है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो सूर्य ताप क्यों बदलता रहता है? कहीं पर ज़्यादा मिलता है, कहीं पर कम मिलता है। सूर्य की रोशनी ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा होता है इन चारों कारणों से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इस कारण से भी कई सारे जगहों को सूर्य ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है। दिन की अवधि कहीं पर ज़्यादा होती, कहीं पर कम होती है। सूर्य की किरणों का नति कोण, ये पृथ्वी है, ये सन है, तो सन से यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पर सूर्य की लाइट कम आएगी, यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगा।
वायुमंडल की पारदर्शिता, इसके कारण से भी प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सोचने वाला सवाल, कभी भी इस सवाल को नहीं छोड़ना चाहिए था, सोच के आसानी से हल किया जा सकता था। वेरी इजी क्वेश्चन, बस देखने में बड़ा है ये। वायुमंडल किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती है? तो यह आयन मंडल है, और इसी कारण से रेडियो संचार वगैरह जो है संभव हो पाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है कहाँ पर? तो विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है कि वायु दाब मापने के किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पर 18 किलोमीटर तक होती है। ये क्षोभ मंडल है, विषुवत है ये, और ये यहाँ पर ये ध्रुव है, पोल है, ये यहाँ पर क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा होती है। ग्रेविटी यहाँ पर कम लगता है क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी हो जाती है, केंद्र से इसकी दूरी अधिक हो जाती है। यहाँ पर केंद्र से इसकी दूरी कम हो जाती, ग्रेविटी ज़्यादा लगता है। इसीलिए कोई भी जो सैटेलाइट भेजने के लिए स्थल बनाए जाते हैं स्पेस एजेंसियों के द्वारा, वो विषुवत से हमेशा नज़दीक बनाए जाते हैं और पोल से हमेशा दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि पोल पर अधिक ग्रेविटी काम करता है। इसीलिए पोल पर अधिक ग्रेविटी काम करता है, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम काम करता है। इक्वेटर और वायुमंडल अधिक ऊंचाई तक होते हैं, वहीं पोल पर ये कम ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है। चिपटा सा है पृथ्वी अपना, इक्लिप्स जैसा है, नारंगी जैसा है, तो इसी कारण से इस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं। निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक संख्या में बड़े बंदरगाह कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा है, 3 बड़े बंदरगाह हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर बंदरगाह है। भारत वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो सी, 1911 ईस्वी में भारत वायु परिवहन शुरू किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद से नैनी के लिए डाक भेजा गया था वायु के जरिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से किस राज्य में हलाम, नोटिया और जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं? त्रिपुरा में पाई जाती, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रियांग या तथा त्रिपुरी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। निम्नलिखित भाषाओं से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? तो यह खासी भाषा है, ऑस्ट्रिक समूह की भाषा। निम्नलिखित जनजातियों से कौन बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं? तो ये है कौन? तो टोडा जनजाति है, और उत्तराखंड के जौनसारी हैं, उत्तराखंड के जौनसारी हैं जनजाति, जो बहुपति यानी कि एक से ज़्यादा एक महिला के पति हो सकते हैं इस जनजातियों में। इसका आंसर बी हो जाएगा, टोडा। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई? क्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरीन 19.37 ग्राम 100 ग्राम में से। उसके बाद सोडियम 10 ग्राम और सल्फर 2.65 ग्राम होती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर है? ये वॉन झील है, तुर्की में है ये झील, वॉन झील। यहाँ पर 330% लवणता है, 330% लवणता है। यहाँ पर लवणता के कारण से इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है पानी का, और पानी का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर कोई डूब नहीं सकता है। आपको तैरना नहीं आता, आपको उठा करके इस झील में डाल दिया जाए तब भी आप नहीं डूबेंगे, आप आसानी से तैरते हुए रह जाएंगे। निम्न में से विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर? तो फंडी की खाड़ी में आती है। सब तो सवाल का भी आपने किया ही होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, जीके जैसा है ये सब सवाल। तो कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? बिल्कुल याद होना चाहिए सब। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, जबकि कनारी, वेनेजुएला और फॉकलैंड ठंडी जलधाराएं हैं ये तीनों। इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, अगुल्हास, फॉकलैंड। अब आपको मैच करना है कहाँ पर ये बहती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक सागर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 3 हो जाएगा। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर में बहती है। हम्बोल्ट कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर बहती है। उसके अलावा अगुल्हास हिंद महासागर में ही बहती है। फॉकलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। जाया, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? धान की उन्नत किस्में हैं। निम्न में से गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सी जीन जिम्मेदार है? तो इसका नाम है नोरिन 10। ये एक जीन होती है जो बौने यानी कि आकार हाइट में छोटे गेहूं का निर्माण करते हैं, और इसके कारण से क्या होता है? फसल जल्दी तैयार हो जाती है, और उसमें गेहूं के बाद का जो बच जाता है भूसा वो भी कम बनता है। DGVU जीन जो होते हैं चावल धान में बौनेपन से संबंधित हैं। ओपेक 2 जीन मक्का में प्रोटीन की गुणवत्ता से संबंधित हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? मकड़ियों से तो गैसिमर रेशम इसको कहा जाता है, गैसिमर रेशम इसको कहा जाता है। निम्न से कौन सी फसल बराक घाटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो चाय की फसल है। चाय की असम और मणिपुर में स्थित है ये घाटी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी के कारण से चाय उत्पन्न होती है।
भारत के किस राज्य में कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कृषि होती है? तो कर्नाटक राज्य है। निम्न से कौन सी पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में है? अरावली पर्वत, ये भारत है, ये अरावली श्रेणी, और ये विंध्य श्रेणी इसके बीच में कौन सा है? तो बीच में है मालवा का पठार। मालवा का पठार यहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार बीच में स्थित है। मालवा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच है। मालवा के पठार की उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य की श्रेणी द्वारा तय की जाती है, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित कथनों विचार करें, सत्य कथन को चुनें। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा केरल का है। बिल्कुल भी नहीं, सोचने वाली चीज़ ही नहीं थी भाई, केरल तो अच्छा खासा लंबा है। तो दूसरा तो गारंटेड गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। पहला सही। सबसे छोटा किसका है? राज्यों में गुजरात का सबसे छोटा तटरेखा है। निम्न से कौन सी राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं का स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश राज्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। नर्मदा नदी के बारे में आपको सत्य कथन पहचानना है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। हाँ भाई, हो सकता है, इससे बड़ी नदी तो अरब सागर में कोई सी भी नहीं दिखती है यहाँ से यहाँ तक में। इधर तो बहुत बड़ी बड़ी नदी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ हैं भाई, लेकिन इधर तो नहीं है। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बिल्कुल सही है, एस्चुरी बनाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे के सारे सही दिए हुए हैं। निम्न से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्ति को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। बी इसका उत्तर हो जाए। प्रवाल भित्ति में दरअसल जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे फूड मिलते हैं मछलियों को, जीव जंतुओं को, समुद्री जीव जंतुओं को। इसके कारण से इसको वर्षावन समुद्र का कहा जाता है, इंपॉर्टेंस के कारण से। निम्न से कौन सी मिट्टी भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम और सूखने पर काफ़ी कड़ी हो जाती है? तो लेटराइट मृदा है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा और तापमान बहुत ज़्यादा, वहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है, जैसे केरल और कर्नाटक के, उसके अलावा वेस्टर्न घाट में, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाई जाती है। उसके इसमें कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसल बहुत सारे उपजाए जाते हैं। ठीक है, नगदी फसल। अगला सवाल है, नदियों किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुरनूल तुंगभद्रा नदी, बरेली रामगंगा नदी, उज्जैन नर्मदा, बद्रीनाथ अलकनंदा। तो उज्जैन तो शिप्रा नदी के किनारे है, यहाँ पर इसीलिए कुंभ लगता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम कंपनी और सहायक देश बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, USA, इटली, सोवियत संघ, फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लिश में देख लिया कीजिए, अगर हिंदी में मिस्टेक रहता है, जैसे बल्को लिख गया है, बाल्को होता है, आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल्को सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को USA और माल्को इटली की सहायता से बनाया गया था। निम्न से किस मिट्टी में केशिका क्रिया सबसे प्रभावी होती है? चिकनी मिट्टी में केशिका क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, कैपिलरी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डोडा बेट्टा कर्नाटक गलत दिया हुआ है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में स्थित है। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सीधा सीधा सवाल है, फैक्ट्स वाले सवाल है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी होते हैं ये। अपने बिहार में भी खूब सारे होते हैं, बिहार में कत्था बनाया जाता था पहले, लेकिन अब चलन कम हो गया है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के नियम से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंग की फसल उगाई जाती है, क्योंकि यह एक दाल है और दाल के उत्पादन से मिट्टी में नाइट्रोजन जो है ये बढ़ जाएंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है राइजोबियम के कारण से, और इसी के कारण से दाल अगर आप लगाते हैं साल में एक बार भी या 2 साल में एक बार भी, तो भी आपका मिट्टी का उत्पादन बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन के कारण से यूरिया डालने की आपको ज़रूरत नहीं महसूस होगी। निम्न से कौन सा वाक्य भारत में नीली क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन जो है ये नीली क्रांति संबंधित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है बंधुओं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री, तो ये कहाँ पर है? तो ये आर्कटिक में बनाया गया है, आर्कटिक में बनाया गया है। ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे कम है? सबसे ज़्यादा कम तो किसका है? अरुणाचल का है। अरुणाचल में मात्र 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। वहीं पर दूसरा स्थान है मिजोरम का, जहां पर 52 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। यहाँ का भी डेंसिटी अत्यधिक कम है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा सिक्किम है, चौथा नागालैंड है, जहाँ पर 119 लोग रहते हैं। निम्न से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? भारत जो है इसके ठीक बीचों बीच में नागपुर शहर पड़ता है। इसके उत्तर जितनी लंबाई है उतनी ही दक्षिण में है, तो नागपुर के कारण से कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
भौगोलिक केंद्र पर है, भौगोलिक केंद्र पर है, भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बीच में यही जगह है, इसीलिए इसको शून्य मील केंद्र कहा जाता है। निम्न से कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र के काराकोरम श्रेणियों में स्थित है? तो यह कौन सा बियाफो हिमनद है, बियाफो है, हिमालय क्षेत्र की काराकोरम में स्थित है ये। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप की थी? तो एरेटोस्थीज था जिसने पृथ्वी की परिधि की माप की थी। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का उपयोग इन्होंने ही किया था। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह मत था वाराहमिहिर का। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्री के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं होगा तो उसको काला दिखाई देगा। हमारी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसको एक सौर वर्ष कहा जाता है। क्या अभी तक सौर वर्ष हो पाया है? बिल्कुल नहीं। 5 करोड़ वर्ष तो पृथ्वी बना ही है। पहले 25 करोड़ वर्ष तक सूर्य जो है वो एक चक्कर लगाएगा अपने आकाश गंगा का। आकाश गंगा भी है, उसका एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। अभी तक एक चक्कर नहीं हुआ है, 1/5 अभी हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है, सबसे छोटा सा ग्रह है ये। निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है और यूरेनस ग्रह है। दो ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे दिशा से घूमते हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ये ओटो रीम्ड था जिसने ये सुझाव दिया था, इस परिकल्पना को दिया था। ये सब सिर्फ याद करने का है, इसमें समझने कुछ है ही नहीं। निम्न से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का दूसरा तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, लाइट ईयर है। यानी कि वहाँ पर अगर कोई बैठ कभी पृथ्वी को देख रहा होगा तभी उसके हिसाब से पृथ्वी 2021 में दिख रहा होगा उसको। क्यों? क्योंकि 2021 में जो यहाँ से लाइट चली है वो वहाँ पर अब पहुँच रही होगी, इसलिए उसको वो 4 वर्ष पुराना पृथ्वी दिख रहा होगा। यानी कि उनके लिए हम भविष्य में जी रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण ग्रह है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। सी ऑफ ट्रांसक्वेलिटी कहाँ पर है? तो यह चंद्रमा है। चंद्रमा का वह स्थान जहाँ मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा सी ऑफ ट्रांसक्वेलिटी अर्थात शांत सागर कहलाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। और इस दिन पृथ्वी पर हमारे यहाँ पर क्या होता है? तो हमारे यहाँ पर ठंड का मौसम होता है, तो इस दूरी कम होने के कारण से उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम पड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का ही मौसम होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और वहाँ पर गर्मी के मौसम में पृथ्वी के नज़दीक सूर्य आ जाता है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी भी अधिक पड़ेगी और ठंडी भी अधिक पड़ेगी। दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी भी सर्वाधिक पड़ेगी, इसको याद में रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में ठंड भी तुलनात्मक रूप से कम पड़ेगा, क्योंकि ठंड के मौसम में सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड कम पड़ेगा। वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी भी कम पड़ेगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ती है तब। निम्नलिखित अक्षांशों में कौन सा एक महान वृत्त है? तो यह भूमध्य रेखा है, जिसको महान वृत्त कहा जाता है। सबसे बड़ा सर्किल बनता है ये। 123 है। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, क्योंकि भारत, चीन ये सब इसी में पड़ते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी बीच में है। अमेरिका भी इसी बीच में आ जाता है। निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो जायरे या कांगो नदी है। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रधान यमोत्तर विषुवत रेखा प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर स्थित है? प्रधान यमोत्तर यानी कि टाइम रेखा और विषुवत रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं ये। यदि 2 स्थानों के बीच 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समय का कितना अंतर होगा? तो 90 यानी कि 90 डिवाइड बाई 15, 15 छक्के 90, 6 घंटे का अंतर होगा। 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है।
ठीक है। प्रदीप्त का, ये पिछली बार सवाल पूछा गया था बीपीएससी पीटी में, प्रदीप्ति का वृत्त पृथ्वी को कौन से दो गोलार्ध में विभाजित करता है? तो ये पृथ्वी है, यहाँ तक सूर्य की लाइट पड़ रही है, यहाँ पर नहीं पड़ रही, यहाँ पर रात है, इसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। इसका आंसर सी हो जाएगा। इल्यूमिनेशन डिवाइड, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। निम्न से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ये गुयाना होगा। गुयाना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है दक्षिण अमेरिका में है। निम्नांकित महाद्वीप में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति भूमि है, क्योंकि आबादी कम है और बहुत ही बड़ा लैंड एरिया है, लेकिन अधिकांश लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया है ये। इसका पूरी आबादी इतने ही दूर में रहती है, एक आबादी यहाँ पर, एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर, बाकी ये पूरा एरिया जो है ये क्या है? तो डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वो यही है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? जून माह का दूसरा भाग, 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ स्थलीय तरंग के द्वारा गर्म होता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये सन है, सन चूँकि एनर्जी छोड़ रहा है, ये अर्थ है, तो सन से एनर्जी छूट रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, तो इसको क्या कहता है? शॉर्ट वेव कहा जाता है। ठीक है। वहीं पृथ्वी तो कोई एनर्जी का स्रोत है नहीं, इसने दिन भर जो सूर्य से एनर्जी प्राप्त किया है, अब उस एनर्जी को ये लौटाएगा, तो धीरे धीरे लौटाएगा। तो ये एनर्जी वापस नहीं जा पाता, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और इससे वायुमंडल के कारण से ये ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में, जिसके कारण से पृथ्वी गर्म रहती है। तो दीर्घ तरंग, स्थलीय तरंग जो होता है, पृथ्वी से निकलने वाली जो स्थलीय तरंग होती हैं, वो पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करती हैं। मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। दामोदर घाटी निगम परियोजना के अंतर्गत आते हैं ये। बराकर नदी दामोदर घाटी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी पर मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया जैसे प्रमुख बांध बनाए गए हैं। दामोदर घाटी की शुरुआत 9 जुलाई 1948 को हुई थी इस परियोजना की। सारगैसो सागर कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ये। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके चारों तरफ समुद्री धारा चलते रहते हैं, यहाँ पर इसलिए जल वृत्त बन जाता है, उत्तरी अटलांटिक के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर लवण बहुत ज़्यादा है, लवणीय है काफ़ी ज़्यादा ये। पाराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्राज़ील और पाराग्वे की संयुक्त परियोजना है ये। मैड्रिड, अंकारा, वारसा, दावोस, अब यहाँ पर नदियाँ हैं। लैंडवॉस, मैजेंसेस, कीजिल और विस्यूला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। दावोस में हर साल बैठक होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का क्या हो रहा है? तो 1 हो रहा है। दावोस में लैंडवास हो जाएगा। अंकारा कीजिल हो जाएगा। वारसा विस्यूल हो जाएगा। मैड्रिड मैजेंसेस हो जाएगा। यूरोप के अलग अलग देश थे, स्विट्जरलैंड था, स्पेन था, ऑस्ट्रिया था। वियना और चीन के अतिरिक्त निम्न से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती हैं? तो इसमें से थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश म्यांमार से सीमा बनाते हैं। निम्न नगरों से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर है, भूमध्य रेखा के मात्र 137 किलोमीटर दूरी है इसकी। निम्न से किस देश को मालडोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? मालडोवा यूक्रेन के बगल में एक देश है, तो 1 और 2 हो जाएगा। यूक्रेन और रोमानिया से इसकी सीमाएं लगती है। केप कैनेरवेल, जिस स्थान से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं अमेरिका के, वो कहाँ पर है? तो फ्लोरिडा की खाड़ी का अवस्थित है, फ्लोरिडा के तट के पास अवस्थित है, फ्लोरिडा के तट के पास स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तुर्की किनके मध्य स्थित है? तुर्की है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर से तुर्की की सीमा नहीं लगती है, ईरान की लगती है, अजरबैजान की लगती है, रूस की लगती है। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिए गए नगरों का क्रम कौन सा हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे नीचे आ जाएगा कौन सा? तो 3, 4 जकार्ता सबसे नीचे इंडोनेशिया में आ गया, उसके बाद सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई वियतनाम में काफ़ी ऊपर है ये। भूमध्य सागर निम्न से किन देशों की सीमा लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4, यानी कि लेबनान और सीरिया के भूमध्य सागर सीमाएं लगती हैं। इराक की सीमा जो है वो फारस की खाड़ी से लगती है। जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है किसी से। अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। रस अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात में जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बस याद कर लीजिएगा। इस प्रकार सवाल पूछे जाते, नहीं आ रहा हो तो हमेशा ये स्किप करना चाहिए। निम्न से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो 1, 2, 3, 4 ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन सभी देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है।
पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में रहते हैं, भूमिगत जल के रूप में रहते हैं। निम्न द्वीपों में युग्मों में कौन सा 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है? तो अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री के चैनल के द्वारा अलग होता है। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र है, जिसको नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र यानी कि नील के कारण ही इस देश का जीवन संभव हो पाया है। जापान, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, ब्राज़ील, जनजातीय बोडो, सेमांग, आइनू, इंकाथा। कहाँ से इन सब सवालों को प्रैक्टिस करें सर? घटना चक्र उठाइए ना, वहाँ पर दिया हुआ है। ज्योग्राफी का लूसेंट उठाइए ना, वहाँ पर भी दिया हुआ है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। मुश्किल से 50 से 60 सवाल हैं, कर ले जाएंगे, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, जी जान लगाइएगा। 60 दिन ऐसे होना चाहिए, अगला 60 से 65 दिन कि पृथ्वी पर और कुछ है ही नहीं आपके लिए, न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा बंधुओं, यानी कि जापान में आइनू जनजाति, दक्षिण अफ्रीका में इंकाथा, मलेशिया में सेमांग, ब्राज़ील में बोरो जनजाति के लोग निवास करते हैं। 149 है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन के लिए इस जगह को जाना जाता है। ये बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। ये चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार 2 अरब टन के करीब है। यहाँ पर सेल भी काम करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित देशों की तटीय सीमा को घटते क्रम में सजाइए। तटीय सीमा सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, इसे को सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3, 2, 1, 5, 4। फिलीपींस का सबसे बड़ा, फिर जापान, फिर यूएसए, फिर न्यूजीलैंड, फिर चीन का चौथे नंबर पर आ जाएगा, 5वें नंबर पर आ जाएगा। ओके, 150 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। बहुत सारे फैक्चुअल थे, कुछ एनालिटिकल भी थे, कुछ मिलान करने वाला भी था। यकीन मानिएगा, बाज़ार में उठा करके देख लीजिएगा, सारे सेट से मैच करके देखिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा कि आपको इस प्रकार का सेट कहाँ पर दिखता है। बहुत मेहनत से बनाया गया ये सेट होता है, कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा जिसमें इतने वैरायटी के सवालों को कवर किया गया है, इतने सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। इस सेट को अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करते, यकीन मानिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सारे एस्पेक्ट को लगभग कवर किया गया है इसमें। ओके, तो ज़रूर ही इसको रिवाइज कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। जहाँ से आपके सवाल गलत हुए हैं उसका घटना चक्र से पढ़िए, दृष्टि में उस चैप्टर को उल्टा करके पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टेस्ट लगाया जाता है। धन्यवाद आप सभी का।